एमिल फिशर का जन्म 1878 1939 när var residensstad Anis Deutschland. Benjamin Alice answered Assetelos Chiptayanse, Leon Medio, Chedimanets, Kia Ateole, Eomanias Yedsetat Hoed, अत्यंत सफल व्यवसाय थे जिन्हें शुरू में उम्मीद थी कि उनका बेटा वाणिज्य की दुनिया में प्रवेश करेगा। हालांकि युवा एमिल फिशर ने व्यवसाय में बहुत कम रुचि दिखाई और प्राकृतिक विज्ञान के प्रति शुरुआती योग्यता प्रदर्शित। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद एमिल फिशर ने रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 1875 में बॉन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और में है उन्हें प्रसिद्ध रसायनज्ञ अगस्त केकुले के व्याख्यानों में शामिल होने का सौभाग्य मिला, जो बेंजीन की संरचना पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। के बावजूद एमिल फिशर ने प्रयोगशाला सुविधाओं में कुछ कमी पाई और ठंडे सी अंडों से विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। उन्होंने उस युग के सबसे प्रमुख कार्बनिक रसायनज्ञों में से एक एडोल्फ वॉन बेयर के मार्गदर्शन में अध्ययन शुरू किया। एमिल फिशर और एडोल्फ वॉन बेयर के बीच का संबंध रसायन विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण गुरु शिष्य संबंधों में से एक बन गया। एमिल फिशर ने रंजक डेस्टुस के रसायन विज्ञान पर केंद्रित एक शोध प्रबंध के साथ स्ट्रासबर्ग से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त। बेयर के सहायक के रूप में अपने समय के दौरान ही एमिल फिशर ने 1892 में अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की थी। उन्होंने फिनाइल हाइड्राजीन नामक एक नए यौगिक की खोज की, जिसे उन्होंने शुरू में हाइड्राजीन के व्युत्पन्न के रूप में वर्णित किया। फिनाइल हाइड्राजीन बाद में शर्करा के उनके क्रांतिकारी अध्ययन में एक अनिवार्य अभिकर्मक साबित हुआ। अपने एमिल फिशर 1870 में एक शोध सहायक के रूप में म्यूनिख विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने जको पर अपना काम जारी रखा, विशेष रूप से अपने चचेरे भाई ओटो फिशर के साथ रोसा नीलिन रंजक की संरचना की जांच की। एमिल फिशर एक प्राइवेट डोजेंट के रूप में योग्य हो गए थे, जिससे उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर व्याख्यान देने की अनुमति मिल गई। उनका शैक्षणिक उत्थान तीव्र था और उन्हें म्यूनिख में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के एक सहयोगी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। में एमिल फिशर ने एर्लांगेन विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के पूर्ण प्रोफेसर बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। एमिल फिशर ने प्यूरिन के रूप में जाने जाने वाले जैविक पदार्थों के एक नए समूह की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उत्तेजक पदार्थों के सक्रिय घटकों की जांच शुरू की, जैसे कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन और कोको में पाया जाने वाला थियोब्रोमाइड। एमिल फिशर ने महसूस किया कि इन पदार्थों ने यूरिक एसिड के साथ मिलकर एक सामान्य अंतर्निहित रासायनिक ढांचा साझा किया है। उन्होंने इस समूह के काल्पनिक मूल पदार्थ के लिए प्यूरीन नाम दिया। प्यूरीन पर उनके काम ने प्रदर्शित किया कि एडेनिन, गुआनिन और जेंथिन जैसे पदार्थ सभी एक दूसरे से निकटता से संबंधित थे। एमिल फिशर ने शर्करा के रसायन विज्ञान में अपना स्मारकीय शोध भी शुरू किया। वह वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने अपने कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किए। उन्होंने अपनी पिछली खोज फिनाइल हाइड्राजीन का उपयोग विभिन्न शर्कराओं को ओसाजोन नॉन क्रिस्टलीय व्युत्पन्न में बदलने के लिए किया। इन ओसाजोन व्युत्पन्न के माध्यम से एमिल फिशर यह साबित करने में सक्षम थे कि विभिन्न शर्करा एक दूसरे के आइसोमर्स थे।
उन्होंने स्थापित किया कि ग्लूकोज और मैनोज जैसी शर्कराओं की रासायनिक संरचना समान थी, लेकिन उनके त्रिआयामी विन्यास में भिन्नता थी। एमिल फिशर ने एग्नेस गेरलाच से शादी की, एक ऐसा मिलन जो उनके चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक जीवन में व्यक्तिगत खुशी लेकर आया। हालांकि बाद में उनका व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण त्रासदियों से प्रभावित हुआ। एमिल फिशर ने ग्लिसरॉल से शुरू करके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज के संश्लेषण की अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। यह संश्लेषण रासायनिक तर्क की एक उत्कृष्ट कृति थी, क्योंकि इसने उन संरचनाओं की पुष्टि की जिनकी उन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री का उपयोग करके भविष्यवाणी की थी। एमिल फिशर ने फिशर प्रोजेक्शन विकसित किया, जो दूध सतह पर तहित कार्बनिक अणुओं का प्रतिनिधित्व करने का एक मानकीकृत तरीका था। फिशर प्रोजेक्शन आज भी दुनिया भर के रसायनज्ञों और छात्रों के लिए एक मौलिक उपकरण बना हुआ है। में एमिल फिशर ने ग्लूकोज के 16 संभावित स्टीरियो आइसोमर्स के विन्यास पर अपना काम प्रकाशित किया। शर्करा पर उनके शोध ने अनिवार्य रूप से कार्बोहाइड्रेट रसायन विज्ञान के क्षेत्र की स्थापना की। में एमिल फिशर को बर्लिन विश्वविद्यालय के रासायनिक संस्थान के निदेशक के रूप में वॉन हॉफमैन के उत्तराधिकारी बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। जर्मनी का वैज्ञानिक केंद्र था और एमिल फिशर अब इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक पर आसीन थे। त्रासदी तब हुई जब उनकी पत्नी एग्नेस की मृत्यु हो गई, जिससे एमिल फिशर को अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले करना पड़ा। अपने के बावजूद एमिल फिशर अपने वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति समर्पित रहे और वापस प्यूरीन परिवार की ओर मुड़े। वह अंततः प्यूरीन को संश्लेषित करने में सफल रहे, जिसका नाम उन्होंने 14 साल पहले रखा था। उन्होंने यूरिक एसिड की संरचना भी स्थापित की और दिखाया कि इसे कैफीन और अन्य व्युत्पन्न में कैसे बदला जा सकता है। प्यूरीन पर एमिल फिशर का काम इतना व्यापक था कि उन्होंने प्रभावी रूप से नाइट्रोजन युक्त आधारों के पूरे परिवार का नक्शा तैयार कर दिया। यह आसपास एमिल फिशर ने अपना ध्यान जीवन के सबसे जटिल अणुओं प्रोटीन की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहचाना कि प्रोटीन अमीनो एसिड के खंडों से बने थे, लेकिन उनके जुड़ाव को अभी तक समझा नहीं गया था। एमिल फिशर ने पेप्टाइड बॉन्ड सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि अमीनो एसिड एमाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। इससे साबित करने के लिए उन्होंने अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं को संश्लेषित करने के तरीके विकसित किए, जिन्हें उन्होंने पेप्टाइड कहा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एमिल फिशर को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें शर्करा और प्यूरीन संश्लेषण पर उनके काम के माध्यम से उनकी असाधारण सेवाओं के लिए मान्यता दी गई थी। इस पुरस्कार ने दुनिया के अग्रणी कार्बनिक रसायनज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को एमिल फिशर ने 18 अमीनो एसिड से युक्त एक लंबी श्रृंखला वाले पेप्टाइड को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया। प्रोटीन पर उनके काम ने एंजाइम की क्रिया के लिए उनके प्रसिद्ध लॉक एंड की ताला और चाबी मॉडल को भी जन्म दिया। लॉक एंड की मॉडल उस उच्च विशिष्टता की व्याख्या करता है जो एंजाइम अपने विशेष जैविक लक्ष्यों के लिए रखते हैं। एमिल फिशर ने लिपिड और वसा के रसायन विज्ञान की भी जांच की साधनों से बनाई, जिससे उनके शोध का दायरा और बढ़ गया। एमिल फिशर ने विज्ञान की उन्नति के लिए कैसर विलियम्स सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री सहित कई शोध संस्थानों को स्थापित करने में मदद की।
एमिल फिशर शुद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व और समाज के लिए इसके लाभ के अथक समर्थक थे। जैसे ही अंडमान सत्ता में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, एमिल फिशर ने खुद को प्रशासनिक और युद्धकालीन प्रयासों में तेजी से शामिल पाया। उन्होंने खाद्य आपूर्ति और युद्ध की नाकाबंदी के कारण आवश्यक सिंथेटिक सामग्रियों से संबंधित समस्याओं पर काम किया। युद्ध ने एमिल फिशर के लिए अपार व्यक्तिगत स्मृति लाई, क्योंकि संघर्ष के दौरान उनके 3 बेटों में से 2 की मृत्यु हो गई। उनके सबसे छोटे बेटे की बीमारी से मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य बेटे ने युद्ध के दबावों और भयावहता के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन विनाशकारी नुकसानों के बावजूद एमिल फिशर ने बर्लिन में काम करना और अपने छात्रों का मार्गदर्शन करना जारी रखा। अपने जीवन के अंत में एमिल फिशर को आंतों के कैंसर का पता चला था, जो संभवतः वर्षों के प्रयोगशाला संपर्क के कारण और भी बढ़ गया था। एमिल फिशर का निधन 6 जुलाई पे उन्हें बर्लिन से समय अनदांती है कि मछैन अतिवासिकी, जो अपने पीछे एक ऐसी वैज्ञानिक विरासत छोड़ गए जिसने रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। एमिल फिशर को जीवन के अणुओं पर उनके काम के कारण अक्सर आधुनिक जैव रसायन का जनक माना जाता है। उनके ग्लूकोज के संश्लेषण ने साबित कर दिया कि प्रकृति के जटिल अणुओं को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। यूरिन के उनके वर्गीकरण ने डीएनए और आरएनए की संरचना की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोटीन पर उनके शोध ने प्रोटीन संरचना और एंजाइम कार्य के मौलिक सिद्धांतों को स्थापित किया। प्रयोगात्मक रसायन विज्ञान के प्रति एमिल फिशर के सूक्ष्म दृष्टिकोण ने वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए एक मानक स्थापित किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध रसायनज्ञों को प्रशिक्षित किया, जिनमें कई ऐसे भी शामिल थे जो खुद नोबेल पुरस्कार जीतेंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एमिल फिशर मेमोरियल मेडल की स्थापना की गई। हरमन ओटो लॉरेंस फिशर भी एक प्रतिष्ठित रसायनज्ञ बना और अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। फिनाइल हाइड्रोजीन पर एमिल फिशर का काम कार्बनिक अभिकर्मकों की शक्ति का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण बना हुआ है। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कार्बनिक रसायनज्ञ थे, जो इस क्षेत्र के महत्व को उजागर करता है। एमिल फिशर का नाम कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अमर है। फिशर एस्ट्रिफिकेशन किलियनी फिशर संश्लेषण शर्करा श्रृंखलाओं को लंबा करने की अनुमति देता है। अस्थायी योगदानों में से एक है। उन्होंने बार्बिटूरेट्स के संश्लेषण के लिए तरीके भी विकसित किए, जिनसे महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुप्रयोग थे। एमिल फिशर का प्रभाव प्रयोगशाला से परे जर्मन विज्ञान के संगठनात्मक ढांचे तक फैल गया। उनके प्रयासों ने उनके जीवन काल के दौरान जर्मनी को रासायनिक अनुसंधान और उद्योग में वैश्विक नेता बनाने में मदद। विज्ञान के प्रति एमिल फिशर का समर्पण इतना अधिक था कि उन्होंने अक्सर छुट्टियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों के दौरान भी काम किया। वह अपनी अविश्वसनीय याददाश्त और हजारों यौगिकों के गुणों को याद करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। अपनी उच्च एमिल फिशर अपने युवा शोधकर्ताओं के लिए सुलभ और सहायक होने के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन जिज्ञासा की शक्ति और मौलिक ज्ञान की खोज का एक प्रमाण था। केमिस्ट्री में एमिल फिशर के योगदान ने जैविक अणुओं की चिराल प्रकृति को समझाने में मदद। उन्होंने साबित किया कि प्रकृति अक्सर किसी अणु के कई संभावित दर्पण छवि रूपों में से केवल एक का उत्पादन करती है। प्रोटीन पर उनके काम ने 20वीं सदी के मध्य में आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया। फिशर इंडोल संश्लेषण एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जिसका व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। एमिल फिशर की विरासत हर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में पाई जाती है जहां शर्करा या प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है। यूरिन और उसके व्युत्पन्न का उनका संश्लेषण दशकों तक हेट्रोसाइक्लिक रसायन विज्ञान का आधार बना रहा। एमिल फिशर के काम ने यह समझने के लिए रासायनिक आधार प्रदान किया कि शर्करा में ऊर्जा कैसे संग्रहित की जाती है। वह कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य थे, जो उनकी वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। एमिल फिशर की जीवन कहानी शानदार खोज और गहन व्यक्तिगत लचीलेपन की कहानी है। उनके शोध की गहराई और व्यापकता विज्ञान के इतिहास में लगभग अद्वितीय है। हर बार जब कोई रसायनज्ञ शर्करा के अणु को चित्रित करता है
तो वे एमिल फिशर द्वारा परिष्कृत प्रणाली का उपयोग कर रहे होते हैं। उन्होंने रसायन विज्ञान को एक वर्णनात्मक विज्ञान से एक सटीक भविष्य बताने वाले विषय में बदल दिया। चिकित्सा की दुनिया पर एमिल फिशर का प्रभाव मधुमेह और चयापचय रोगों की हमारी समझ के माध्यम से महसूस किया जाता है। वह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के एक दिग्गज वैज्ञानिक थे, जिस अवधि को अक्सर रसायन विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। भौतिक दुनिया की सच्चाई के प्रति एमिल फिशर की प्रतिबद्धता सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनके काम को समकालीन वैज्ञानिक साहित्य में उद्धृत किया जाना और उस पर शोध जारी है। रसायन विज्ञान का इतिहास एमिल फिशर के स्मारकीय योगदान के बिना अधूरा है। एमिल फिशर का नाम हमेशा जीवन के रसायन विज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा। उनकी हस्ती रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बना हुआ है जिसने शर्करा और प्योरीन के रहस्यों को उजागर किया।